नमस्कार किसान भाई और बहनों को नमस्कार। आज हम बागवानी फसलों में मशीनीकरण, यंत्रीकरण इसके बारे में आपसे बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर नीता खंडेकर जी भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्था बेंगलुरु से आए हैं, उपस्थित हैं। उनसे हम इसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे। नमस्कार डॉक्टर नीता खंडेकर जी। नमस्कार गडगीमत जी। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। मैडम जी, आधुनिक खेती प्रणाली में कृषि मशीनीकरण और यंत्रीकरण आजकल ज़्यादा प्रचलित हो रहा है और कृषि क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन ला रहा है जी। इस बदलते कृषि प्रणाली में जी। कृषि मशीनीकरण या यांत्रिकरण का क्या भूमिका है? ऐसा है गडगीमत जी हम्म। कि हमारे जो किसान भाई जो भी अपने कार्य करते हैं अपने खेतों पे, ये सारे ही श्रम पर निर्भर हैं। कठिन श्रम होता है जी। इसमें बहुत, और जो खेत की आपकी जो उत्पादकता है, जो या कृषि की उत्पादकता है, ये इस पे निर्भर करती है कि उनके पास कितना श्रम उपलब्ध है और उसे वो किस तरह से ठीक तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इस पर निर्भर करता है। जब आप मशीनीकरण कर देते हैं तो किसान जो है इस श्रम को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है और इससे जो है खेत की उत्पादकता बढ़ती है और जो भी कार्य करने होते हैं वो समय पे हो जाते हैं और जो आपका प्रति इकाई जो आपकी उत्पादकता है वो भी बढ़ जाती है। और हर चीज को जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं कृषि में, जैसे आपने बीज इस्तेमाल करे, आपने अपने खाद है, आपकी पानी है, इन सब का भी जो इस्तेमाल है वो बहुत एक सही तरीके से इसका हो जाता है। बचाव ज्यादा होता है। बचाव हो जाता है। और जो हम कहते हैं इसका, हम अंग्रेजी में इसको कहते हैं कि जुडिशियस इस्तेमाल। हाँ, क्योंकि इसमें आप बिल्कुल जितनी मात्रा में जैसे आपको चाहिए है उस तरह से इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो ये सब आपके लाभ होते हैं। और क्या होता है कि आपने देखा है आजकल जो मजदूर है, कृषि मजदूर है, कृषि में मजदूर हैं, प्रतिदिन वो कम होते जा रहे हैं। तो जब आप मशीनीकरण कर देते तो इनकी भी आवश्यकता स्वाभाविक रूप से कम हो जाती है। तो इसी कारण से आपको ये भी एक समस्या है जिसका समाधान हो जाता है कि आपके पास श्रम नहीं है, आपके पास मजदूर नहीं है, लेकिन क्योंकि आपके पास मशीनें हैं तो आपको कम मजदूर की जरूरत है आपके खेत पे काम करने के लिए। कृषि के क्षेत्र में ऐसे कौन से महत्वपूर्ण फील्ड कार्य है या क्षेत्र है जी जिनमें तुरंत मशीनीकरण का आवश्यक है? ऐसा है कि आपने देखा होगा कि जो भी हम खेत तैयार करते हैं, आपने देखा है कि पूरी तरह से उसे ट्रैक्टर के द्वारा ही आजकल तैयार किया जाता है। ऐसे तो आजकल बहुत छोटे छोटे किसान भाई हैं, उनके पास भी ट्रैक्टर है। हाँ। आजकल छोटे ट्रैक्टर्स भी आ गए हैं। हाँ। जो छोटे खेतों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए ज्यादा नहीं है खेत आपके पास, बहुत ही कम मेरे ख्याल से आजकल ऐसी जगह होगी जहाँ पर आप जानवर इस्तेमाल करके आप खेत की जुताई कर रहे हैं। तो आपका जो खेत तैयार करना है वो तो पूरा आपका उसका मशीनीकरण हो चुका है। इसमें जैसे कई और भी आपको उसको अगर सामान करना है, जो खेत है आपने जुताई कर दी तो जुताई के लिए भी आपने ट्रैक्टर से जुताई करी, फिर उसको पूरा उसको एक सामान करना होता है जमीन को, वो भी लेवलर कहलाते हैं, उसके द्वारा करा जाता है। फिर उसके बाद जो आपको अगर मान लीजिए मेड़ बनानी है और उसमें बेड्स बनाते हैं, जो बेड भी जो है उसके लिए भी मशीनीकरण हो चुका है इसका, उसको भी मशीन द्वारा बनाया जा सकता है। और जो ट्रैक्टर, जैसे मैंने कहा कि आजकल ये एक मुख्य स्रोत हो गए हैं जानवर और आदमी के श्रम के बनस्पत। और जो बीज की बुआई होती है इसके भी एक तरह से मतलब कुछ हद तक इसका भी मशीनीकरण हो गया है। लेकिन जो पौध लगाई जाती है इसका मशीनीकरण अभी होना बाकी है। ये पूरी तरह के से मशीनीकरण नहीं हुआ पौधों को लगाने का। बीज को तो लगाया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि कृषि क्षेत्र में जी फील्ड क्रॉस में ज्यादा मशीनीकरण आ चुका है। और इसके अलावा जैसे वीडिंग है,
हाँ। जो खरपतवार निकालना होता है, हाँ। इसका भी मतलब यंत्रीकरण हो चुका है। और कुछ खुदाई करनी है, थोड़ा आपको मेड़े को और अच्छे से बनाना है और कटाई छटाई करनी है, ये सब चीजें भी जो है इनका यंत्रीकरण हो चुका है। इसका मतलब है कृषि के क्षेत्र में जी, विशेषतः फील्ड क्रॉस में ज्यादा मशीनीकरण आ चुका है जी। लेकिन बागवानी के क्षेत्र में क्या मशीनीकरण उस हद तक आया है? कहाँ है अभी हम? बागवानी के क्षेत्र में भी गडगिमत जी बहुत हद तक, मेरा तो ख्याल है कि जो खेत, जो दूसरी फसलों के बनस्पत बागवानी में ज्यादा मशीनीकरण हुआ है। और हाँ, मैं एक बात आपको बताना भूल गई, जो कृषि में स्प्रेइंग ऑपरेशंस जो भी है, जो आप छिड़काव करते हैं, उसका भी आपने देखा ही है, किसान भाइयों ने सभी ने देखा है कि सभी वो मशीनों द्वारा आजकल छिड़काव किया जाता है। तो वो एक बात है। इसका मतलब है जो फील्ड क्रॉस में जो मशीनरीज हम यूज करते हैं जी, उसी तरह के मशीनरीज बागवानी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी मशीनरी आप बागवानी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ। पर बागवानी में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वैसे तो कृषि में भी यही होता है कि वो फसल पे निर्भर करता है कि किस तरह की मशीनरी किस फसल के लिए इस्तेमाल करी जाएगी। और बागवानी में क्योंकि जो रूप है फसलों का या पौध का जो रूप है, कोई छोटे पेड़ हैं, कुछ बिल्कुल छोटे पौधे हैं, तो ये इस पे निर्भर करता है कि किस तरह की फसल है, उस पे निर्भर करेगा कि किस तरह की मशीन का इस्तेमाल किया जा सकता है उसमें। जैसे कि हमने आपको बताया कि कृषि में भी पूरा आपको जो खेत तैयार करने के लिए मशीनें हैं, फिर उसको लेवल करने के लिए मशीन है, और जो बेड मेकिंग की मैंने बात करी थी, वो तो बागवानी खेती में बहुत ही उसका उपयोग होता है। क्योंकि आपने देखा है कि बहुत छोटे छोटे समय की फसलें होती हैं, तो आपने एक फसल ली, उसके बाद आपको दोबारा से बेड तैयार करना है, उस पर दूसरी फसल लगानी है, तो उसके लिए आपको मशीनीकरण का काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो पौध तैयार करी जाती है, उसका भी अच्छे से मशीनीकरण हो चुका है। अच्छा है मैडम, आप पौध के बारे में अभी बताएं। जी, पौधों का उत्पादन बागवानी में एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। जी, क्योंकि ये पौधों का उत्पादन में ज़्यादा समय लगता है, ज़्यादा परिश्रम लगता है। कोई ऐसी मशीनरी है जी, जो कठिन परिश्रम को कम करे, जी, समय को भी कम किया जाए? ऐसी बहुत सी मशीनें हमारे बागवानी अनुसंधान संस्थान ने बनाई हैं, विकसित की हैं, जिससे इस कार्य को, जैसे आपने कहा, कठिन कार्य को कम किया जा सकता है। और हमने अपने किसान भाइयों को अपने पिछले कई पाठों में बताया है कि हमारे जो दक्षिण भारत है, उसमें जो पौध है वो हम जमीन पे नहीं तैयार करते हैं, एक प्रोट्रे कहलाती हैं, उस पे ये पौध तैयार करी जाती हैं। तो इस अवस्था में तो ये मशीनें जो हैं और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सभी मशीनें प्रोट्रे के लिए जो पौध तैयार करी जाती है उसमें इस्तेमाल करी जाती है। जैसे कि क्या होता है कि पहले आपको एक माध्यम है जिसमें आप ये उगाते हैं, प्रोट्रे में डालते हैं और इस पौध को उगाते हैं, जो कोकोपीट होता है, और भी तरह है। तो उसको साफ करने के लिए मीडिया को साफ उस माध्यम को या मीडिया जो बोलते हैं उसको साफ करने के लिए उसको अलग अलग चीजों के साथ मिलाया जाता है, उसको फिर उस मिश्रण को तैयार करने के लिए, मतलब मिक्सिंग के लिए, फिर इन प्रोट्रे को भरने के लिए उसमें ये सब सामग्री जो है आपको उस ट्रे में डालनी है। तो या तो आप हाथ से डालिए, या फिर दूसरा विकल्प है कि ये मशीनें हैं जिससे ये जो मीडिया है आप अपने माध्यम जो है इसको आप प्रोट्रे में डाला जा सकता है। उसके अलावा बीज लगाने के लिए आपको एक हल्का सा छेद करना पड़ता है हाथ से, उंगली से जी, प्रोट्रे की बात कर रहे हैं। जमीन में भी जो किसान लगाते हैं तो उंगली से छेद करके फिर उसमें बीज डालते हैं। तो इस कार्य करने का भी एक मशीन है जिसको हम कहते हैं डिबलर। तो डिबलर द्वारा उसमें जो है छेद करे जाते हैं। और एक और ऐसा तरीका बनाया गया है जिससे कि एक एक बीज, इन जो छेद बनाए हैं तो ये छेद होते जाते हैं, और पीछे से एक और मशीन है जो उसमें ये एक एक छेद में बीज डालती जाती है, और उसको फिर उसके ऊपर जरा सी मिट्टी जो है वो उसको हाथ से
कवर कर दिया जाता है या उसको समाध कर दिया जाता है और बड़े आराम से इसमें हम प्रोट्रे में ये इस तरह से बीज लगा सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि जैसे आपने बोला भी कि कम समय लगता है, श्रम भी कम लगता है और एक तरह से मेहनत भी कम होते हैं। हम इसमें एक आजकल बहुत बात करते हैं, एक शब्द कहलाता है अंग्रेजी में ड्रजरी। हाँ। जो है कठिन श्रम, उसका अगर हिंदी में हम बोलें कि जो कठिन श्रम से हमारा तात्पर्य ये रहता है कि जैसे आप झुक के काम कर रहे हैं तो आपकी पीठ को दर्द होता है, आप गर्दन नीचे कर रहे हैं तो आपकी गर्दन में दर्द होता है, आप हाथ से बहुत चीज कर रहे हैं तो आपके हाथों में दर्द होता है, पैरों बाहर बैठे हैं तो पैरों में दर्द होता है। तो ये सब चीजें आजकल बहुत ध्यान रखते हैं वैज्ञानिक लोग कि ये सब तरह की जो समस्याएं हैं वो लोगों को ना हो और ऐसे मशीनें हम बनाएं जिससे उनका ये जो कठिन परिश्रम है ये कम हो जाए और उनके जो अपने शारीरिक क्षति है वो कम हो या शारीरिक जो आप नुकसान पहुंचा रहे हैं वो कम हो। तो इस मशीन से ये सब चीजें बहुत हद तक मुख्य बात ऐसा है कि ये सभी जो चीज आपने बताए अभी नर्सरी के ऑपरेशंस है, रेज बेड के ऑपरेशंस है जी, इन सब में शायद महिलाओं के पात्र ज्यादा होता है जी। उनको भी ये ड्रजरी कम करना पड़ता है शायद। जी, ये आपने बहुत ही सही बात बताई है गडगीमत जी। आजकल महिलाओं की जो ड्रजरी कम करने को या कठिन श्रम को कम करने पे बहुत जोर दिया जा रहा है। क्यों इसलिए जोर दिया जा रहा है क्योंकि जितने भी ये छोटे छोटे कार्य हैं ये महिलाओं द्वारा ही करे जाते हैं। तो इस पर भी आजकल सरकार और जो वैज्ञानिक लोग हैं वो बहुत ध्यान दे रहे हैं। तो इस तरह की मशीन इस्तेमाल करने से ये इसमें इस कार्य को बड़ी आसानी से किया जा सकता है और शारीरिक श्रम भी कम हो जाता है। अभी जो आपने बताए नर्सरी सीडलिंग्स जो फ्रूट ट्रे में उगाए जा सकता है, ये दक्षिण भारत में एक इंडस्ट्री बन गया है। जी जी। ऐसे दक्षिण भारत से उत्तर भारत से भी अभी चल रहा है। जी, हम चाह रहे हैं कि हम बार बार किसान भाइयों को बोल रहे हैं क्योंकि उसके अलग महत्व है जो हम उस बात पे आज ज्यादा बात नहीं करेंगे, पर ये बहुत जरूरी है कि इसको प्रोट्रे में उगाया जाए अच्छे पौध लेने के लिए। इस दिशा में जो यंत्रीकरण है, मशीनीकरण है, नर्सरी मशीनीकरण एक महत्वपूर्ण योगदान आजकल हो रहा है इसका। जी जी। अच्छा मैडम, नर्सरी पौध की रोपण एक ज्यादा श्रमिक गतिविधि है जी, और खेत मजदूर भी आजकल ज्यादा महंगा हो गया है जी, और सीमित भी हो गया है। ऐसी स्थिति में पौध को प्रत्यारोपण के लिए जी, कोई मशीनरी है जिसके उपरांत इस समस्या का हल पा सके? जी गडगीमत जी, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि रेज बेड बनाने के लिए हम लोग एक मशीन का इस्तेमाल करते हैं या जो तैयार करी जाती है जो अपनी बेड जो है, तो उसके साथ ही एक और मशीन लगाई जाती है और हम लोग उसको फिर अब रेज बेड फॉर्मर कम ट्रांसप्लांटर के नाम से, मतलब क्योंकि रोपाई करी जाती है तो ट्रांसप्लांटर रोपाई करने वाली मशीन को कहा जाता है। तो ये जो है सब्जी की जो फसलें हैं उसमें तो बहुत ही इसका उपयोग होता है और बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो रेज बेड है ये लगभग 1.20 मीटर के बेड चौड़ाई के बेड बनाते हैं जो कि जमीन से 15 सेंटीमीटर ऊंचे होते हैं। तो इस तरह के मशीन में जो फिर उसके पीछे पीछे जो है 3 पंक्तियों में करीब 40-40 सेंटीमीटर के अंतर में ये जो है अपने आराम से इसकी बुआई करने के लिए एक मशीन है जो उसके पीछे पीछे चल के रेज बेड होता है और पीछे उसका ट्रांसप्लांटिंग के लिए भी लगा होता है उसी साथ में। या इसका एक और विकल्प भी है कि मान लीजिए आप 40 सेंटीमीटर के दूरी से नहीं लगाना चाहते, वो पेड़ ऐसे हैं, पौधे ऐसे हैं जिसको आपको और दूर लगाना है, बड़े हैं, तो फिर आप इसमें 2 रो बना देता है, 2 पंक्तियां बनाता है जिसमें 60-60 सेंटीमीटर की दूरी होती है। तो इसमें मतलब आपको क्या होता है, उसमें पीछे एक पहिया सा होता है जिसमें एक तरह से जैसे हमारी साइकिल में आपने देखा होगा हम उसकी तीलियां निकली होती हैं, तो पहिए में वो तीलियां बाहर की ओर निकली होती हैं और वो गोल घूमने से वो छेद बनाते हुए, गड्ढा बनाते हुए जाते हैं और उसमें बीज लगाया जा सकता है। तो लेकिन क्या होता है कि जो ये काम तो मशीन द्वारा करा जा सकता है, लेकिन जो उठा के पौधा लगाना है वो हाथ से ही करना पड़ता है।
हाथ से ही करना पड़ता है जी। इन्हें हम कौन से सब्जियों में इस्तेमाल कर सकते हैं? इसमें आमतौर पे हमने जो अभी तक इसकी मशीनरी जो बनाई गई है वो मिर्ची की पौध है और शिमला मिर्च की पौध है, जो टमाटर है, हाँ। और गोभी, पत्ता गोभी, हाँ। और बैंगन के लिए, इन सब के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इससे क्या होता है, ट्रांसप्लांटर जो है वो प्रति घंटा जो है 1.3 किलोमीटर की गति से चलता है। तो लगभग आप देख लीजिए कि करीब 1/10 जो खेत है आपका 1 घंटे में उसमें पौध लग जाएगी जी। या अगर कहा जाए तो पूरा खेत जो है आपका 10 घंटे में पूरे उसमें सब्जी की पौध आप एक हेक्टर में 1 हेक्टर में आप 10 घंटे में पूरी पौध लगा लेंगे। बहुत अच्छा है मैडम जी। अभी आपने बताए ये ट्रांसप्लांटिंग के बारे में बताए, आप सीडलिंग्स के बारे में बताए। ऐसे बहुत से सब्जियां हैं जहां सिर्फ हम बीज को उगा सकते हैं। जी जी। मान लीजिए भिंडी हो, नहीं तो प्याज हो, मीन्स ओनियन हो, और बहुत से ऐसे लीफी वेजिटेबल्स जो कई सब्जियां हैं जो जिसको बीज द्वारा बोया जाता है। इसी प्रकार बीज की बुआई भी एक खाने वाली कृषि संबंधित कार्य है जी। इस दिशा में क्या कोई ऐसी मशीनरी है जो खेतों में या नर्सरी में बीज बुआई करने के लिए विकसित की गई है? आपने देखा है कि व्यावसायिक रूप से तो कई मशीनें हैं जो कि मोटे जो बीज होते हैं, जो जिसके जो आकार है वो बड़ा है, जैसे फ्रेंच बीन आपने बोला, मटर हो गए मोटे मोटे दाने होते हैं जिसके, उसके लिए तो उपलब्ध है व्यावसायिक रूप से कई मशीनरी। लेकिन समस्या कहाँ आती है, जहाँ बीज बहुत छोटा है, आकार में बहुत छोटा, जैसे मान लीजिए प्याज का बीज है या आपका गाजर का बीज है, इनकी बुआई जो है काफी मुश्किल है। टमाटर का बीज भी ले लीजिए, इनकी बुआई बहुत मुश्किल है। तो इसके जो पंक्तियों के बीच में कितनी जगह है वो काफी जो है कम होती है, तो इसलिए इसकी बुआई में काफी मुश्किल आती है। इसके लिए कोई मशीन नहीं थी। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान ने एक ऐसी मशीन बनाई है जिसे बहुत आसानी से आप प्याज के बीज को सीधे खेत में बो सकते हैं। इसको ड्रम सीडर के नाम से ड्रम सीडर के नाम से इसका जाना जाता है। और गढ़ी बच्ची, इसकी विशेष बात यह है कि इसके ड्रम के जो आपने इसमें एक तरह से छेद होते हैं जिसमें से बीज निकलता है, स्वाभाविक है तभी उसमें बुआई होगी। इस सीडर में जो छेद का आकार है, इसको अगर यदि आप बदल लेते हैं तो एक ही यंत्र से आप अलग अलग तरह के उसमें बीज बो सकते हैं। तो मल्टीपर्पज जैसे जी, उसका बस आप ड्रम बदलें। हालांकि दूसरे सब्जियों के लिए इसको अभी पूरा तरह से विकसित नहीं करा गया है, पर ये विकल्प है और हमारे यहाँ ये कार्य अभी चल रहा है। और जो प्याज के लिए तो ये ऑलरेडी बनी हुई है ये मशीन। और इस जो सीडर है, या तो इसको हाथ से खींच के आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या ट्रैक्टर से भी, अगर आपने रेस बेड बनाए हैं तो इस तरह से इसको बनाया गया है कि वो आराम से उसमें ट्रैक्टर पे लगा के इसको खींचा जा सकता है, या अगर आपके पास बैल वगैरह है उसके द्वारा भी खींचा जा सकता है। मैडम जी, फलों की खेती में उपज को तोड़ना एक कठिन और मुख्य कार्य है। जी। क्या फल तोड़ने के लिए भी कोई ऐसी मशीनरी है? असल में मशीनरी तो नहीं बोल सकते इसको, छोटे छोटे से यंत्र होते हैं, सरल यंत्र हैं। और क्योंकि आपने जैसे कहा कि इस कठिन इसलिए है क्योंकि पेड़ बहुत बड़े होते हैं, लंबे होते हैं। फलों के अधिकतर पेड़ बड़े होते हैं। फिर या ऐसा है कि कांटेदार पेड़ हैं, तो जैसे नींबू का पेड़ है, तो इसमें कठिनाई आती है। और वैसे भी स्वाभाविक रूप से अगर हाथ से कोई भी कार्य करा जाए तो थोड़े ज़्यादा हाथ ऊपर कर करके आप करेंगे तो उसमें भी श्रम लगता है। तो इसके लिए बहुत आसान से यंत्र विकसित करे गए हैं, जैसे कि आम को तोड़ने के लिए, चीकू तोड़ने के लिए, मैंने नींबू बोला, या नींबू वर्गीय फल तोड़ने के लिए, फिर आपका अनार हो गया, अमरूद हो गया, इन सभी फलों को तोड़ने के लिए हमारे यहाँ छोटे छोटे से यंत्र विकसित करे गए हैं। और ख़ास बात इसमें यह है
के ये जो है, जो उसकी छोटी सी डंठल जो होती है उसके समेत तोड़ते हैं। स्टॉक जो बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं, ऊपर का जो छोटा सा जो सिरा जो आपका जुड़ा हुआ है फल से। इससे फायदा ये है कि इससे इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। शेल्फ लाइफ मतलब कि ये ज्यादा दिन तक रखे जा सकते हैं। अगर आप पूरे बिल्कुल किनारे से जब आप तोड़ते हैं फल को, बिल्कुल उसका डंठल उसमें जरा सा भी नहीं होता है, तो वो फल जल्दी खराब होने की संभावना होती है। डंठल के समेत उनकी जो रखने की जो क्षमता होती है वो उसमें बढ़ोतरी हो जाती है। और ये जो भी तुड़ाई करने वाले जितने भी ये यंत्र हैं, ये लगभग अगर प्रति घंटा देखा जाए तो 100-200 केजी कौन सा फल है उस पर निर्भर करता है, पर लगभग 100 से 200 केजी फल तोड़ सकते हैं एक घंटे में। तो आप इसमें भी आपका मजदूरी जो है कम हो जाती है। इसका मतलब है आम, अमरूद, चीकू, जी, नींबू, जी, ये सभी फल हैं जी, इनमें हम ये सरल यंत्र इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, अनार चीकू जी। अच्छा मैडम जी, अधिकांश 12मासी फसलों का जी जो पेड़ होता है बहुत लंबा होता है। पौधा अगर आप लिए तो भी उसका कैनोपी भी बहुत बड़ा होता है, जो छत्र होता है। हाँ, छत्र होता है, वो भी बड़ा होता है जी। और इसका जो उत्पादन होता है, फसल जो होता है, इसको तोड़ना भी बहुत मुश्किल काम होता है जी। इसके लिए यंत्र भी चाहिए, और मान लीजिए छिड़काव करना है, उसके लिए भी यंत्र चाहिए। प्रूनिंग और ट्रेनिंग भी एक गतिविधि है जो अच्छे वाले क्वालिटी वाले फ्रूट्स आने के लिए भी हम करते हैं जी। इन सब चीज़ों के लिए कोई ऐसी मशीनरी है जो आपके संस्था ने विकसित की है? आपने ये बहुत ही अच्छी बात बताई है गडगीमत जी, क्योंकि जितने भी लंबे लंबे पेड़ हैं उसमें यदि आप किसान भाई छिड़काव भी कर रहे हैं तो नीचे से जब खड़े होकर छिड़काव कर रहे हैं तो नीचे के पत्तों पे तो आपका जो छिड़काव है वो पहुंचेगा, ऊपर के छत्र पे आप पहुंच ही नहीं सकते। कैसे पहुंच पाएंगे? कोई ऐसी चीज नहीं है। उसके अलावा छटाई भी करेंगे तो नीचे नीचे की या तो कोई पेड़ के ऊपर चढ़े और उसकी छटाई करे, तो ये और फल तोड़ना, ये सभी चीजें जो है, तीनों चीजें काफी कठिन जाती हैं जो लंबे पेड़ होते हैं। तो इसके लिए एक हमारे भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान ने एक तरीका बनाया है जिसे हम ट्रैक्टर ऑपरेटेड हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म कहते हैं। एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं जी। ये ट्रॉली में एक तरह का एक प्लेटफॉर्म रखा जाता है जो कि जिसको ऊपर नीचे किया जा सकता है, और जो आपके ट्रैक्टर से जो आपकी जो पावर आ रही है उससे ही आपको अलग से कोई बिजली का वहाँ स्रोत नहीं चाहिए है। ट्रैक्टर द्वारा ही उसको ऊपर नीचे करा जा सकता है। तो इस तरह की मशीन बनाई है तो आप जब ऊपर करते हैं उसके प्लेटफॉर्म को, उस पे खड़े होके बहुत आसानी से आप चाहे स्प्रे करना चाहें, चाहे छटाई करना चाहें, या आप फल तोड़ना चाहें, आपने वो फल तोड़ने का यंत्र भी जो है फिर भी ऊपर वाले फल तो फिर भी रह जाएंगे, वहां तक नहीं पहुंचेंगे। तो इसकी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े होके आप आसानी से कर सकते हैं ये सब। और ये इसकी जो लगभग ऊंचाई अगर है तो बताऊं मैं तो 6 मीटर करीब ऊंचा होता है। 6 मीटर काफी जी काफी जी काफी ऊंचा हो गया ये, काफी ऊंचा। मैडम जी, इनके अलावा और कौन से क्षेत्र में IIHR ने मशीनरीज विकसित की है? बागवानी में जैसे आपको पता है कि तोड़ाई के उपरांत भी कई ऐसी चीजें होती हैं, और ये बागवानी में क्या किसी भी कृषि में तोड़ाई उपरांत भी कई विधियां हैं जो करी जाती हैं। पोस्ट हार्वेस्ट कहलाई जाते हैं। तो जैसे सबसे पहले तो हो गया कि आपको अगर ये देखना है कि हमारा जो फसल है उसको आप अगर अलग अलग ग्रेड करें कि कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ बीच के आकार के हैं, तो आपको हमेशा ज्यादा पैसे मिल पाएंगे। बड़े वालों के लिए आपको ज्यादा पैसे मिल पाएंगे, जो बीच वाले हैं उसको थोड़ा सा कम, और फिर छोटे को और कम मिलते हैं। इस तरह से ग्रेडिंग अगर करी जाती है तो हमेशा किसान भाइयों को फायदा होता है। अगर वो पूरा जो भी आपकी फसल है या जो भी आपके फल मिलते हैं उसको पूरा अगर मिला के करते हैं तो उसमें आपको कम पैसे मिल पाते हैं। फ्रूट ग्रेडर है। तो इसका जो साइज ग्रेडर है ये हमारे यहाँ बनाया गया है। फिर इसके अतिरिक्त आपने जब ये तो हम सिर्फ उत्पाद की बात कर रहे हैं,
फिर उसके बाद भी आप जब उत्पादन ले लेते हैं तो हम जैसे पोस्ट हाउस से आपने बोला, तो हमें कोई अचार बनाना चाहता है, कोई जैम बनाना चाहता है, कोई और चीज़ें बनाना चाहता है, तो कई तरह की चीज़ें लोग करते हैं अपने उत्पाद के साथ। तो जैसे हमारे यहाँ आम को काटने का, जो स्लाइस बनाने का, उसके जो फाँक बनाने का, उसकी एक मशीन बनाई गई है। आम के जो छोटे छोटे क्यूब बनाते हैं, क्यूब कटर, जी क्यूब कटर है, वो भी है। आम को छीलने की भी मशीन है। इसके अलावा जो लहसुन है, लहसुन के जो गट्ठी है उसको तोड़ने की एक मशीन है। उसके अलावा उस छीलने की भी मशीन है। आपने देखा होगा अगर लहसुन को छीला जाए तो जो हाथों में या नाखूनों के पास बहुत जलन सी होने लग जाती है। तो अगर बहुत सारा लहसुन छीला जाए तो बहुत जलन, तो या तो इसको इस तरह की मशीन को जो अचार वगैरह बनाते हैं वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आजकल बहुत से जो दुकानें हैं जो बड़े बड़े शहरों में, उसमें आपको छिला हुआ लहसुन भी मिलता है। हाँ, मिलता है आजकल। तो ये भी एक विकल्प होता है कि कोई किसान भाई ऐसा एक इस तरह का मशीन लेके और ये लहसुन छील के दुकानों में छोटे छोटे डिब्बों में, व्यवहार भी हो सकता है। हाँ, एक व्यवसाय के रूप से इसको अपनाया जा सकता है। फिर जो अनार है, अनार का जो बीज निकालना है, वो भी एक बड़ा ही अपने में एक बड़ा कठिन सा कार्य है। तो इसको निकालने के भी एक मशीन हमारे यहाँ विकसित करी गई है। उसके अलावा जब हम आम को बाहर विदेश में एक्सपोर्ट के लिए भेजना चाहते हैं, तो कई बार क्या होता है कि हमने पहले अपने कई पार्ट में बताया भी था कि अंदर कई तरह के कीड़े होते हैं, कई तरह के ऊपर से भी रोग भी होते हैं। तो इसको एक गर्म पानी का जो उपचार करना इसके लिए आवश्यक होता है। तो इस उपचार के लिए भी एक मशीन बनाई गई है हमारे यहाँ, जिसमें एक तरह से आपका पूरा जो विधि है वो एक ही मशीन द्वारा करी जा सकती है। हॉट वाटर ट्रीटमेंट मशीन कहते हैं। हाँ, इसे गर्म पानी से इसको इसमें लगाए, आम को डुबो के इसमें उपचार करा जाता है। तो उसकी मशीन भी हमारे यहाँ विकसित की गई है। इसके अतिरिक्त मशरूम के बीज तैयार करने के लिए भी हमारे यहाँ कई मशीनें बनाई गई हैं, जिससे कि पूरा बीज तैयार करने का मशीनीकरण विकसित हो गया है हमारे यहाँ। मैडम जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है हमारे किसान भाइयों को। जी। सवाल ये उठता है कि इन सब मशीनरीज को, जी, यंत्रों को भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्था से हमारे किसान भाइयों कैसे पा सकते हैं? आपने ये बहुत अच्छी बात पूछी कि हम इतनी मशीनों के बारे में बात कर रहे हैं, इन मशीनों को कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है? कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है? तो कुछ तो हमारे यहाँ जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसका ऑलरेडी लाइसेंस ले रखा है, हाँ, और ये इन्हें विकसित करते हैं। तो या तो इनसे संपर्क करके ये मशीनें ली जा सकती हैं। हाँ, इसके लिए वो भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान को अगर पत्र लिखेंगे तो हम अपने किसान भाइयों को बता देंगे कि कौन सी मशीन कहाँ से मिल सकती है। इसके अलावा एक और विकल्प है गर्गीमत जी, क्योंकि हर बात यहाँ पर आ जाती है कि हम बिल्कुल दक्षिण में हैं और रामपुर बिल्कुल उत्तर में है। तो हम इसके जो डिजाइन है, हाँ, कि कैसे तैयार करी जा सकती है मशीन, ये भी हम अपने हाथ से उपलब्ध करा सकते हैं। इसकी कुछ छोटी सी इसमें रकम, हाँ जी, फीस होती है, हाँ, और बहुत ही मामूली फीस है ये। तो बल्कि ये हम इसको एक व्यवसाय के रूप में भी हम इसका सुझाव दे सकते हैं, क्योंकि इतनी सारी मशीनें हमारे संस्थान द्वारा जो विकसित की गई हैं। तो कोई किसान भाई जो कोई भी हमारे श्रोता सुन रहे हैं, तो इन मशीनों का वहाँ से, हमारे यहाँ से डिजाइन लेके, और ये सारी मशीनें उत्तर प्रदेश में या कम से कम रामपुर के जो जिले हैं और उसके आसपास के जो 5 आपके जिले हैं, उसमें ये मशीनें उपलब्ध करा सकते हैं, फैब्रिकेट कर सकते हैं जी, बना के उपलब्ध कर सकते हैं। केवल डिजाइन हमसे ले लें। हाँ, जी। नमस्कार डॉक्टर नीता खंडेकर जी, और सभी किसान भाइयों को हम दोनों का नमस्कार।